Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the gene library. In gene library, two types of library include genomic library and the cDNA library. So first we will discuss about the gene library. What is the gene library? Gene library का मतलब होता है कि it is the collection of different DNA sequences from an organism. एक ही ऑर्गेनिज्म से के अगर हम डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस को कलेक्ट कर लें और उस कलेक्शन को बोला जाता है लाइब्रेरी। जैसे कि लाइब्रेरी होती है बुक की, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक होती हैं, आर्ट्स की, साइंस, कॉमर्स की। तो सेम इसी तरह से जीन लाइब्रेरी होती है, उसमें डिफरेंट जो हैं डीएनए सीक्वेंसेस होंगे एक ही ऑर्गेनिजम्स के। इसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन बैंक भी बोल सकते हैं। इसको हम क्लोन करते हैं वेक्टर में और ताकि जो प्यूरिफिकेशन है वो इजी हो सके, स्टोरेज कर सकते हैं हम इसका एंड देन एनालाइज कर सकते हैं। जीन लाइब्रेरी के यूज़ क्या हैं? इससे हमें जो है ना किसी भी सीक्वेंस का जीन पता चल जाता है अगर हमने उसको एनालाइज़ करना हो या एम्प्लीफिकेशन करनी हो या फिर एक्सप्रेस करवाना हो या क्लोन करना हो। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमें सीक्वेंस मिल जाएँगे जीन्स के। जब हमें सीक्वेंस पता चल गया है तो हम जो है प्रोब्स, प्राइमर वगैरह भी सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रोब या प्राइमर बनाने के लिए प्रोब हमारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होते हैं और प्राइमर हमारे पीसीआर रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो इनको बनाने के लिए, इनके सिंथेसिस के लिए हमें नोन सीक्वेंस चाहिए होते हैं। तो अगर हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा जीन का तो हम प्रोब एंड प्राइमर को ईज़िली सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वर्क जो होता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन या ब्लॉटिंग हो गई या फिर हमारे पास पीसीआर हो गए, तो उनमें हमारे प्रोब एंड प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हमें जीन सीक्वेंस की नॉलेज होगी तो इससे हम जीन थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे कोई जीन में म्यूटेशन हो गई है, तो हम उस म्यूटेटेड जीन्स को निकाल करके, और हमें सीक्वेंस पता है, तो हम जो है उसके या तो बेस को करेक्ट कर देंगे। अगर बेस में कोई म्यूटेशन हुई है तो इसलिए इस तरह से अगर हमें सीक्वेंस पता होगा कि एक्चुअल सीक्वेंस जो था इसका, नॉर्मल सीक्वेंस जो था जीन का ये था और म्यूटेटेड जो सीक्वेंस है अब वो है, तो कौन से बेस पेयर का चेंज हुआ है, तो हम उसके बेस पेयर को करेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से इसको जीन थेरेपी के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीन एक्सप्रेशन जो है उससे हम कोई भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज़ कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। जैसे हम जो है ह्यूमन जीन प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज़ करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती हैं, यूजेस होते हैं जीन लाइब्रेरी के। इसलिए जो जीन लाइब्रेरी होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन के लिए, या फिर जो है पीसीआर या पीसीआर प्राइमर्स या फिर प्रोब सिंथेसिस के लिए। एंड अगर हमें सीक्वेंस पता होगा तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं किसी भी जीन का। दो टाइप्स की हमारे पास जीन लाइब्रेरी होती हैं। पहली हमारे पास है जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सेकंड जो टाइप है वो है cDNA लाइब्रेरी। सी मीन्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है? इसके अंदर हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये पूरे जो एक ऑर्गेनिज्म का एंटायर जीनोम होता है, चाहे उसमें कोडिंग सीक्वेंस हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं, जीन्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी, यानी पूरा जो एंटायर जीनोम होगा वो आपकी जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर होगा। जो cDNA लाइब्रेरी होती है उसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है जो एमआरएनए से सिंथेसाइज किया जाता है। यानी जब हमारे पास जो टेम्पलेट है वो डीएनए की जगह पे क्या हो, आरएनए हो, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके फिर उसे cDNA में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिसके अंदर जिस लाइब्रेरी में cDNA होगा उसको cDNA लाइब्रेरी बोलेंगे, और जिसके अंदर जो इंटायर जीनोम होगा उसको बोलेंगे हम जीनोमिक लाइब्रेरी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी जो मोस्टली बनती है वो न्यूक्लियर डीएनए से बनती है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के या स्पीसीज़ के। तो इसके लिए डीएनए को कट किया जाता है स्मॉल पीसेस में डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। जो जीनोमिक लाइब्रेरी होती हैं उनके अंदर होल जीनोम के फ्रेगमेंट्स होंगे, एक्सोन्स भी होंगे, इंट्रॉन्स भी उसमें इंक्लूड होंगे, प्रमोटर्स भी होंगे, इंट्राजेनिक डीएनए भी होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी सारी चीज़ें जो जीनोम में प्रेजेंट होती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर होगी, यानी पूरा इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी की। पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना है, जो भी जिसकी भी हमने जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है जिस ऑर्गेनिज्म की, उसका हमने जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया एंड हमने वेक्टर को भी आइसोलेट किया उससे रिलेटेड। अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स से रिलेटेड वेक्टर आएंगे, टीआई प्लाज्मिड वेक्टर आता है। अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल से रिलेटेड, और अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड। उसके बाद हमने क्लीवेज करनी है जीनोमिक डीएनए की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ताकि वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने उन फ्रेगमेंट्स को, जो फ्रेगमेंटेड हो चुका है डीएनए, उसको लाइगेट करना है वेक्टर में। किसकी हेल्प से? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। फिर हमने उनको ट्रांसफॉर्म्ड करना है बैक्टीरियल सेल में, क्योंकि हमारा होस्ट यहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरिया। और फिर हमने जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना, जब हमने वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए को डाल दिया तो वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाता है, तो उसकी हमने एम्प्लीफिकेशन करनी है बैक्टीरियल सेल्स में, ताकि और जो कॉपी नंबर है वो प्रोड्यूस हो सकें। तो इस तरह से ये पूरे स्टेप्स होते हैं एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए। ये देखिए, ये स्टेप्स ही दिखाए हुए हैं कि हमने क्या किया। पहले बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो करवाया, देन सेंट्रीफ्यूज किया है, बैक्टीरियल सेल्स की पैलेट आ गई। इस तरह से मतलब हम जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं बैक्टीरिया से। और फिर हमने क्या किया है, उसका जो है प्यूरिफिकेशन किया है, और फिर हमने डीएनए को कंसंट्रेट किया है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हम जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। फिर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। तो जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं तो दो तरह के कटर होते हैं ना हमारे पास, एक होता है स्टिकी एंड कटर, एक होता है ब्लंट एंड कटर। तो फर्स्ट जो फिगर है उसके अंदर स्टिकी एंड कट हुआ है, और जो सेकंड फिगर है उसके अंदर ब्लंट एंड कट हुआ है। ब्लंट एंड का मतलब होता है जो स्ट्रेट कट कर रहा है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस के अंदर। और इस तरह से हम दोनों में से जो भी जिस टाइप का भी हम जो है ब्लंट एंड कटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्लंट एंड कट करेगा। अगर हम स्टिकी एंड वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारे पास फिजिकल शेयरिंग करते हैं, वो अगाइटेशन या फिर सोनिकेशन जो अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं उसके थ्रू हम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, या दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने अब क्या करना है कि हमने जैसे आइसोलेशन किया था जीनोमिक डीएनए का, उसके बाद हमने वेक्टर भी लिया था। उस वेक्टर को हमने पहले सेक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लीव किया, और उसके अंदर फिर हमारा जो फ्रेगमेंटेड डीएनए था उसको हम इंसर्ट करेंगे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। और इस तरह से जब हमारा वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए आ जाएगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस फिगर में भी वही दिखाया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, यानी जिस वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए आ चुका है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरियल सेल में, जिससे कि वो रेप्लिकेशन कर सके इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट, मतलब कॉम्पिटेंट बनाए जाते हैं ना सेल्स, ताकि वो डीएनए का अपटेक कर सकें। और इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि वो डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा जो बैक्टीरियल सेल हैं उनके आउटसाइड पे, और इस तरह से डीएनए का अपटेक हो जाएगा बैक्टीरियल सेल के थ्रू। फिर होता है एम्प्लीफिकेशन। जो ई कोलाई सेल्स होते हैं उनको गार मीडियम पे ग्रो करवाया जाता है, उनके अंदर एंटीबायोटिक भी डाली जाती हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और टेम्परेचर रखा जाता है 37 डिग्री सेल्सियस का। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा ना कि जो नंबर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस फिगर में भी इसी तरह से दिखाया हुआ है। अब हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के सभी में यही प्रोसेस हुआ हो, कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जिनके अंदर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया होगा, तो हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो जब जीनोमिक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है तो हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें आया है या नहीं आया है। और इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। अ, इ इन जब हम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम फास्ट वेक्टर यूज़ करते हैं, यानी वायरस वाले। और अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो वहाँ पे प्लाग हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब अगर हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया तो कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं ना, तो फिर इस वजह से वहाँ पे कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन स्क्रीनिंग मेथड होगा। अगर हम वायरसेस को यूज़ कर रहे हैं, यानी फास्ट वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारा स्क्रीनिंग मेथड प्लाग होगा, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो प्लाग प्रोड्यूस करते हैं, ना कि कॉलोनी।
ये मेथड है स्क्रीनिंग का कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम लाइब्रेरी की स्क्रीनिंग करते हैं कि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी हम स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, आरएनए, एंजाइम, प्रोटीन या एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं और लेबल प्रॉप भी लगाते हैं। प्रॉप जो हमारा होगा वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। तो इसके लिए हमने प्रोसेस दिखाया हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें हमने पहले तो पहले क्या करना है हमने कि हमारा जो ग्रो करवानी है हमने ना, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, फिर कॉलोनी आ गई, फिर कॉलोनी को हमने नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर नाइट्रोसेलुलोज जो डिस्क है उसको हम रिमूव करेंगे, उसको हाइब्रिडाइज़ कराएँगे प्रोब के साथ में। प्रोब क्या होगा, रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा, और फिर एक्स-रे फ़िल्म डालेंगे और जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमें ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा। तो इस तरह से ये तो होती है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोब जो है ना वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में बाइंड कर रहा है। प्रोब हमेशा जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के या आरएनए के, जो भी हमारा सैंपल है उसके अकॉर्डिंग। और इस तरह से जहाँ पे भी उनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट होता है, मिल जाता है, वो वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। और कॉलोनी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा होता है प्लाग हाइब्रिडाइजेशन। ये भी स्क्रीनिंग मेथड है। यहाँ पे प्लाग जो है उसको स्क्रीन किया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब की टारगेट डीएनए के साथ में। डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है पेट्री डिश से टू फिल्टर पे एंड देन उसको इंक्यूबेट करते हैं प्रोब के साथ में ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पे मतलब प्लाग प्रोड्यूस हुआ हो रखा होगा और उसके बाद हमने क्या करना है, नाइट्रोसेल्युलोज फ़िल्टर पे प्लेस कर देनी है अपनी जो प्लेट है ताकि उस पे प्लाग आ जाए, और फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन करानी है उसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब के साथ में। और फिर एक्स-रे फ़िल्म डाल करके हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिटेक्ट कर लेना है कि इसके अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन हुई है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। जीनोमिक लाइब्रेरी की एप्लीकेशंस क्या हैं? पहली एप्लीकेशन है कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करते हैं। हम नोवल फार्मास्यूटिकल अगर इम्पॉर्टेंट जीन है, यानी कोई जीन जो कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को कोड कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हम न्यू जीन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जो कि साइलेंट होते हैं होस्ट में। इसके अलावा हम जो है पूरा जो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिसिटी होती है उसको हम पूरा डिटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या-क्या जो है जीनोम के अंदर प्रेज़ेंट होगा। और देन उसके बाद हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड अगर हमने रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस होते हैं उनका फंक्शन स्टडी करना हो लैब के अंदर तो हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। अगर हमने जेनेटिक म्यूटेशंस जो होती हैं कैंसर टिश्यू में कि कैंसर क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों इस तरह से जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो म्यूटेशंस की वजह से भी होता है और सेल डिवीज़न अगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है तब भी होता है। तो उनकी स्टडी करने के लिए भी हम जो है जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं। नाउ वी मूव टू द सीडीएनए लाइब्रेरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएनए लाइब्रेरी। इसमें हमारा जो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता कहाँ से है, एमआरएनए से। यानी हमने सैंपल जो आइसोलेट करना है वो एमआरएनए करना है किट के थ्रू, और फिर एमआरएनए से हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके उसे सीडीएनए में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप तो यही हो जाएगा और इस तरह से फिर जो है आगे जा कर के सीडीएनए लाइब्रेरी बनती है। तो सेम स्टेप फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हमने फिर वेक्टर के अंदर लाइगेट करना है, फिर इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना है होस्ट में। तो जिस तरह हमने जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई है, आगे सेम स्टेप्स वैसे ही होते हैं, बस डिफ़रेंस यहाँ पे सैंपल का होता है कि यहाँ पे सीडीएनए होगा और वहाँ पे डीएनए होगा। ये जो है ट्रांसक्रिप्टोम को कोड कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है वही प्रेज़ेंट होता है और इसके अंदर सिर्फ़ एक्सप्रेस जो जीन होते हैं वही कंटेन होंगे। सीडीएनए जो है वो मैच्योर एमआरएनए से बनता है यूकेरियोटिक सेल्स के। एंजाइम यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ किया जाता है। यूकेरियोट्स में जो पॉली ए टेल होती है वो डिस्टिंग्विश करती है एमआरएनए को टीआरएनए एंड आरआरएनए से, और इसलिए यहाँ पे प्राइमर की तरह भी यूज़ करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। क्योंकि हमारा जो एमआरएनए होता है उसमें भी पॉली टेल होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। स्टेप्स जो है सीडीएनए लाइब्रेरी के, पहले तो एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 मेथड है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या तो किट से या फिर आपका ट्राइजोल एक्सट्रैक्शन होती है या कॉलम प्यूरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे हमने एमआरएनए है, एमआरएनए के साथ पॉली ए टेल को बाइंड किया हुआ है और
जो रेस्ट होगा हमारा आरएनए वो इल्यूटेड आउट हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एमआरएनए जो है वो इल्यूटेड होगा इल्यूटिंग बफर से, और कुछ ईंट दी जाएगी ताकि जो एमआरएनए स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाएँ। जब एमआरएनए प्यूरिफाइड हो जाता है उसके बाद ओलिगो डीटी इसके साथ लगा दिया जाता है, जो प्राइमर का काम करता है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, जिससे कि फिर जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाएगा। उसके बाद एमआरएनए को रिमूव कर दिया जाता है आरएनएज़ एंजाइम से, और फिर बच जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए को डीएनए पॉलीमरेज़ की हेल्प से डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया जाता है। और जब हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज़ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है, तो इस तरह से हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हेयर पिन लूप भी होता है, उसको भी हटाना होता है। उसके लिए हम एस वन न्यूक्लियस यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज जो हैं वो भी यूज़ करेंगे, ताकि हम जो सीक्वेंस हैं उनको बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर क्लोन कर सकें। और जब क्लोन हो जाते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर एंटीबायोटिक सिलेक्शन होती है एक तो मेथड। और जब सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद जो है हमने सीडीएनए लाइब्रेरी में कंपाइल कर देना होता है। ये स्टेप्स हैं, जैसे सी सेल है और हमने डीएनए, एक मेथड तो ये होता है कि हमारे पास, ये तो जीनोमिक लाइब्रेरी का ऊपर बताया हुआ है कि हमने डीएनए आइसोलेट किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, उन फ्रेगमेंट्स को फिर हमने वेक्टर में लाइगेट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर वहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो गया। जो सीडीएनए लाइब्रेरी है वहाँ एमआरएन सैंपल होगा, सीडीएनए में कन्वर्ट होगा, लाइगेशन की जाएगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होगा, लाइगेशन की जाएगी इसकी भी वेक्टर के अंदर, और फिर जो है बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा। तो सिर्फ सैंपल का डिफरेंस है कि यहाँ पे जीनोमिक लाइब्रेरी में डीएनए है और यहाँ पे वायरस है, मतलब सॉरी सीडीएनए में एमआरएनए है। सीडीएनए लाइब्रेरी बनाने का क्या पर्पज़ है? इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ़ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो रिमूव हो जाए, तो सिर्फ हमें एक्सॉन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे हम जो यूकैरियोटिक जीन हैं उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं प्रोकैरियोट्स में। इस रिवर्स जेनेटिक को हम स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे एडिशनल जीनोमिक इन्फॉर्मेशन की लेस यूज़ होता है, और हम ऐसे जीन को आइसोलेट करते हैं जो कोड करते हैं एमआरएनए को। सीडीएनए वर्सेस जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए का मतलब है जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होंगे, रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं होंगे। जीनोमिक लाइब्रेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है ऑर्गेनिज्म के बारे में, बट ये मोर रिसोर्स इंटेंसिव है जनरेट करना और उसको मेंटेन करना। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।